हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, रिक्वेस्ट फॉर एम्पैनलमेंट ऑफ स्टार्टअप्स एज प्राइवेट ट्रेनिंग प्रोवाइडर। जी हाँ, यूपीएसडीएम ने जो रिक्वेस्ट फॉर एम्पैनलमेंट निकाला है और ये बेसिकली जो निकाला है ये स्टार्टअप्स के लिए निकाला है, यानी जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है उन लोगों के लिए ये आरएफपी जो है वो निकाला हुआ है। तो आप देख लग सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इम्प्लीमेंटिंग उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूपीएसडीएम का स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है वो आपको एग्जीक्यूट करना है और इस चीज़ का ये आरएफपी इन्होंने निकाला हुआ है। पब्लिकेशन डेट आप यहाँ से देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है पब्लिकेशन डेट। यहाँ पर हमारे पास 22 जून है। वीडियो हम थोड़ा सा लेट बना रहे हैं। 22 जून को आपको जो ये आरएफपी है, रिक्वेस्ट फॉर एम्पैनलमेंट है, आरएफई बोला गया है इसको, वो 22 जून को यहाँ हमारे पास आ चुका है। और इसकी बात करें हम, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो कि है वो 17 जुलाई का हमारे पास यहाँ पर बताया गया है, यानी अभी भी काफ़ी टाइम है, हमारे पास 10 दिन है। हम इस आरएफपी को लगा सकते हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और फाइल कर सकते हैं हम लोग। तो आगे इसमें देखते हैं हम कि आरएफपी में क्या क्या चीज़ें होने वाली है वो हम देखते हैं। आगे आरएफपी बहुत बड़ा है, अबव 50 पेजेस का है, तो जो जो इंपॉर्टेंट पेजेस होंगे हम वही डिस्कस करेंगे। अननेसेसरली हम लोग इसको पूरा पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है हम वो डिस्कस करने वाले हैं। बट प्लीज़ वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम ये देखते हैं स्क्रीन पर हमारे पास पूरा जिस तरीके से नोटिस को इनवाइट किया गया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। यूपीएसडीएम में एक आरएफपी निकाला हुआ है और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये लास्ट डेट जो इसकी है वो 17 जुलाई है, जो कि यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा जो कोस्ट है आरएफई की, यानी रिक्वेस्ट फॉर एम्पैनल की जो कोस्ट है वो यहाँ पर आपको दिखाई गई है। आप इसको देख सकते हैं, 5,000 रुपये जो है, 5,000 रुपीज़ इसकी कोस्ट रखी गई है। अगर आप भी आरएफई भरते हैं तो 5,000 रुपये आपको सबमिट कराने हैं। सबमिट किस पर कराने हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये सबमिटेड ऑनलाइन होगा इन मिशन अकाउंट, जो यूपीएसडीएम जो है उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन, उसके अकाउंट में ये जो है 5,000 रुपीज़ जाना है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ये पूरा का पूरा यहाँ पर अकाउंट नंबर दिया हुआ है, नेम ऑफ अकाउंट, जो बैंक है, कौन सा अकाउंट नंबर है और आईएफएससी कोड। इसमें आपको यहाँ पर 5,000 रुपीज़ जो है वो सबमिट करवाने हैं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। हमने ये डॉक्यूमेंट देख लिया है, इसके आगे हम लोग चलते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। कमेंसमेंट ऑफ वर्क, कमेंसमेंट वर्क है जो यहाँ पर बताया गया है कि विद इन 30 डेज ऑफ साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट। जैसे ही अगर आपकी जो प्रोफाइल है वो सिलेक्ट हो जाती है और अगर यूपीएसडीएम आपसे एग्रीमेंट साइन करता है तो साइन के 30 दिन के अंदर आप लोगों को काम चालू करना पड़ेगा, इसमें ये लिखा हुआ है। कुछ की इन्फॉर्मेशन इसमें बताई गई है कि भाई कौन है, नेम ऑफ द क्लाइंट कौन है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी और मिशन है। एड्रेस जहाँ पर आपको प्रपोजल सबमिट करना है वो मिशन डायरेक्टर का ऑफिस है, गवर्नमेंट आईटीआई कैंपस अलीगंज लखनऊ। ये सारी चीज़ें दी हुई है। इसके अलावा मैंने आपको अभी बताया था कि 5,000 रुपये जो है वो आरएफई की कोस्ट है। इसके अलावा अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, दो तरीके की चीज़ें होती है। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट यानी एक ऐसी मनी होती है जो रिफंडेबल होती है सभी जगह पर, और जो भी सबमिट होती है अगर आपका सक्सेसफुली एग्रीमेंट हो जाता है तो ये रिफंड हो जाती है। इस केस में हम देख लेते हैं, यहाँ पर जो ईएमडी जा रही है वो 50,000 रुपये की जा रही है। 50,000 रुपये आपको यूपीएसडीएम को देने रहेंगे। और यहाँ आरएफई को उसमें 5,000 रुपये का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है 50,000, जो एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद रिफंडेबल होती है। आगे हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्टर्स के बारे में। यहाँ लिखा हुआ है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने वैसे तो ऑल यूपी बोला है कि सारे यूपी में कोई से भी डिस्ट्रिक्ट में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है जी पॉइंट, हमें है पीबीजी, सिलेक्टेड एप्लीकेंट नीड टू सबमिट पीबीजी ऑफ 10 लाख इन फॉर्म ऑफ डीडी। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक तो होता है ईएमडी, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, और एक होता है पीबीजी। पीबीजी यानी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। ये है आपकी परफॉर्मेंस से लिंक होती है। अगर आप परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देंगे, जो भी टारगेट्स आपको मिले हैं अगर आप वो पूरा नहीं करेंगे तो आपकी जो है ये फॉरफिट कर ली जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉरफिट के लिए जो अमाउंट इन्होंने बताया हुआ वो 10 लाख रुपये का है। यानी अगर आप ऐसे सिलेक्शन हो जाता है तो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जो है हमारे पास वो यहाँ पर 10 लाख रुपए की, यानी 10 लाख रुपए आपको एज ए डिमांड ड्राफ्ट बनाकर देना पड़ता है। आगे हम लोग चलते हैं, इसमें देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं और इनको हम लोगों को एक बार पढ़ लेना चाहिए पूरा का पूरा। जो मतलब कोई भी अगर आपको क्वेरी है या कोई भी अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो उस चीज़ के लिए आप ये दिए गए एड्रेस पर, ये जो एड्रेस दिया हुआ है इस एड्रेस पर आप संपर्क कर सकते हैं और इस मोबाइल नंबर पर भी बात कर सकते हैं और इस ईमेल आईडी पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो
ये थी आपको किस तरीके से आप वहाँ पर यूपीएसडीएम में संपर्क कर सकते हैं चीज़ें। आगे हम बढ़ते हैं इसमें। देखिए मैं आरएफई में बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, सारी चीज़ों को हम जो है डिस्कस नहीं करना है। कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये यूजलेस है चीज़ें, कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ये आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। ये कुछ बताया हुआ है कि भाई आरएफई में जो मतलब जो फाइनेंस हो रहा है वो किन किन चीज़ों के अंडर हो रहा है, तो ये 4 चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं। ये प्रपोजल जो फाइल करना है उस पार्ट पर जो है वो मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम वही चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो प्रपोजल पार्ट पर जो अच्छी हैं, जो हमें प्रपोजल फाइल करते टाइम इसमें काम आने वाली है। तो ये जो चीज़ें आपको सामने चल रही हैं ये यूजलेस है, इसमें कुछ बताया हुआ है। ये सारी चीज़ें हम जितनी भी आरएफपी हम देखते हैं उसमें सभी जो है वो मतलब कॉमन सी ही चीज़ें होती है। जैसे यहाँ पर बताया हुआ है प्रपोजल जो है वो अनेक्शर जो है इन अनेक्शर्स के जो है अकॉर्डिंग जो है वो फाइल करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि इसमें मतलब ये सारी चीज़ें जो भी है वो सभी में होती है। जैसे सब कॉन्ट्रैक्टिंग या फ्रेंचाइजी जो है वो अलाउड नहीं होती है। अगर आप किसी को प्रोजेक्ट लेकर या आप किसी को भी मतलब फ्रेंचाइजी दे देते हैं तो वो इस चीज़ में अलाउड नहीं है। अर्नेस्ट मनी का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक EMD जाएगा, वो इन द फॉर्म ऑफ बैंकर्स चेक जाएगा, डिमांड ड्राफ्ट जाएगा इन द फेवर ऑफ यो उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी पेएबल एट लखनऊ। ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि जो आपकी EMD जानी है वो किसके नाम से जानी है। आगे हम लोग चलते हैं, रिफंड ऑफ EMT के क्लॉज बताए हुए हैं, वही है जो EMD जो रिफंड किस केस में होती है वो देख लेते हैं। EMD of unsuccessful applicant shall be refunded within 30 days of completion of employment process. However, in case of successful applicant, the latter may be requested for the refund of EMD only after the submission of the performance guarantee. यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है या मतलब इसमें यूँ बताया गया है कि आपको ये 30 डेज़ के अंदर रिफंड हो जाएगा। अगर आपको मिलता नहीं है तो आपको ये 30 डेज़ के अंदर रिफंड हो जाएगा अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। और अगर आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है तो आप जैसे ही परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जमा कराएंगे तो आपको EMD जो है वो मिल जाएगा, है ना। बहुत सारे स्टेट स्किल्स मिशन में ये भी होता है कि वो उसको मैनेज भी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ अमाउंट बहुत कम है और परफॉर्मेंस बैंक गारंटी का अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो वो मैनेज नहीं हो पाएगी, इसलिए आप ये रिफंड जमा करवा सकते हैं जब आपको परफॉर्मेंस बैंक गारंटी आपको सबमिट करना होगा। आगे हम लोग चलते हैं, इसमें कुछ और भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको इसमें बता देता हूं कि कुछ एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, ये इस एक्ट में होना चाहिए, LLP होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं कि आप एलिजिबल है नहीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ पर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी हम देख सकते हैं कि आपका फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कितना है। फाइनेंशियल कैपेबिलिटी जो मांगा है इसमें शुड हैव टर्नओवर ऑफ मिनिमम 25 lakhs इन FY 2021 to 22 फ्रॉम द एक्टिविटी विच द कंसर्न स्टार्टअप ट्रेनिंग प्रोवाइडर इज रजिस्टर्ड। जब से रजिस्टर्ड हुआ है तो हाँ उस आप लोगों का क्या है कि मतलब टर्नओवर जो है वो कम से कम 25 लाख होना चाहिए 21-22 में। अगर आपका टर्नओवर 21-22 लाख में 25 लाख है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप इसमें प्रोजेक्ट में जो है वो एलिजिबल नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं, कुछ चीज़ें और देख लेते हैं इसमें। जैसे आपने अभी टर्नओवर के बारे में पढ़ ही लिया है और ये कुछ यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, ये बहुत अच्छी टेबल है। इसमें आपको पूरा नज़र आ रहा है कि मतलब आप किस बेस पर क्वालिफाइड होने वाले हैं और किस बेस पर क्वालिफाइड नहीं होंगे। तो लीगल स्टेटस के बारे में बताया है, अगर आप किस कैटेगरी में आते हैं और उसके अलावा उनका स्कोर दिया हुआ है। मैक्सिमम स्कोर आप इसमें 12 कर सकते हैं। थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपका जो मेन बिजनेस है अगर वो नॉन एजुकेशनल है तो 2 पॉइंट्स है, नॉन स्किलिंग और एजुकेशनल स्टडी तो 5 है, स्किलिंग नॉन एजुकेशनल है तो 10 है, स्किलिंग एंड एजुकेशनल दोनों है तो 12 पॉइंट है। तो इस तरीके से आप ये पूरी टेबल एक बार देख सकते हैं आप कौन से उसमें लायक कर रहे हैं और किस तरीके से आपको ये जो पूरा स्कोर दिया हुआ है ये आप कौन से स्कोर में आ रहे हैं। सपोज करें एक थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं, जैसे कि इसको हम ऊपर करते हैं, आपको कितना एक्सपीरियंस है जैसे इसमें देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 पॉइंट मिल गए, 2 से 3 साल का है तो 3 पॉइंट मिल गए, 3 से 5 साल का है तो 4 पॉइंट मिल गए, 5 साल से ज़्यादा का तो 5 पॉइंट मिल गए। तो इसी तरीके से आपको अपनी जो प्रोफाइल है वो इवेल्युएट करनी है और देखना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपको ये प्रोजेक्ट जो है ज़रूर फाइल करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए अगर आप भी स्टार्टअप कर रहे हैं तो, ठीक है। इसके अलावा कुछ टर्नओवर के भी मार्क्स दिए हुए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 25 लाख तो एलिजिबिलिटी है, इन्होंने बता दिया है। यहाँ 25 लाख से 35 लाख का है तो 4 पॉइंट है, इससे ज़्यादा है तो ये है, और मोर देन 50 लाख है तो 10 पॉइंट है। मैंने आपको बता दिया 25 लाख जो है वो एक एलिजिबिलिटी, 25 लाख से अगर आपका कम टर्नओवर है तो आप इस प्रोजेक्ट को फाइल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हम आगे चीज़ें चलते हैं, किस तरीके से पेनल्टी होगा, साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट ये आपको पढ़ लेना चाहिए।
परफॉर्मेंस बैंक गारंटी के बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए। अगर आप डिमांड करते हैं 250 के टारगेट, तो 250 के टारगेट के अंदर 10 लाख का आपको जो है परफॉर्मेंस बैंक गारंटी यहाँ पर देना होगा। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ लेते हैं। ये मोबिलाइजेशन, प्री काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन, ये सभी जितनी भी RFP आती है सब में इक्वली ही होता है, तो इतना इसको मतलब अभी डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं है। कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में बोला हुआ है, सेपरेट वॉशरूम्स होना चाहिए, CCTV मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, पावर बैकअप, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, लैब्स, क्लासरूम, ये सारी चीज़ें वैसे भी हम ट्रेनिंग सेंटर सेटअप करते हैं तो ये वहाँ पर ज़रूरत पड़ती ही है। प्लेसमेंट ऑफ कैंडिडेट के बारे में बताया, प्लेसमेंट हमें करवाने पड़ते हैं, उसकी मॉनिटरिंग भी करनी पड़ती है, पोस्ट प्लेसमेंट का भी यहाँ पर क्लॉज है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स का भी बारे में बताया हुआ है, आप डिस्ट्रिक्ट किस तरीके से सिलेक्ट करें। ये मैं प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ। असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन SSC के थ्रू करवाना है, प्लेसमेंट क्राइटेरिया एंड पेमेंट्स की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं, है ना। तो ये है एक मेन इंपॉर्टेंट टेबल जिसे हमें डिस्कस करना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर है प्लेसमेंट अचीवमेंट। अगर आप 70% प्लेसमेंट अचीव करते हैं तो आपको फुल ट्रेंच इंस्टॉलमेंट लिंक टू प्लेसमेंट पे आउट, है ना, यानी आपको पूरा का पूरा पैसा मिल जाता है। 70% अगर आपने प्लेसमेंट करवा दिया है पूरा पैसा मिलेगा आपको। अगर आप 40 से 70 ही प्लेसमेंट करवा सकते हैं, अगर आपने प्लेसमेंट कम करवाए तो आपको प्रो डाटा बेसिस पर ही, यानी जितना प्लेसमेंट हुआ उसके बेसिस पर ही आपको पेमेंट किया जाएगा। प्लेसमेंट कम हुआ है तो कम पेमेंट मिलेगा आपको, ठीक है। अगर बिलो 40% आपका प्लेसमेंट है तो भाई सब कुछ भी नहीं बना जाएगा, नील है पेमेंट, जीरो हो गया आपको, मतलब कुछ भी पेमेंट नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये था प्लेसमेंट का। इसके अलावा आगे हम चलते हैं, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर ट्रैकिंग है, प्लेसमेंट कैंडिडेट्स के लिए ट्रैकिंग होती है, ठीक है। वो ट्रैकिंग हमें करना पड़ता है, 12 मंथ्स का पीरियड का ट्रैकिंग हमें देना है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 27 नंबर का जो पॉइंट है हम देख लेते हैं। ये 27 नंबर का पॉइंट है, ट्रेनिंग कॉस्ट एंड इंसेंटिव्स। ट्रेनिंग जो भी आप करवा रहे हैं बच्चों की, उसमें आपको कितना पैसा मिलने वाला है उस चीज़ के बारे में आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको लिख रहा है 49 रुपीज़ पर आवर, ठीक है। जो भी कैटेगरी 1 के कोर्सेज होते हैं, कैटेगरी 1 के कोर्सेज के लिए आपको यहाँ पर 49 रुपीज़ मिल रहा है। कैटेगरी 2 के कोर्सेज के लिए आपको यहाँ पर 42 रुपीज़ मिल रहे हैं, और कैटेगरी 3 के कोर्सेज के लिए आपको यहाँ पर 35 रुपीज़ मिल रहे हैं। देखिए इनकी कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है मैं प्रीवियस वीडियोज़ में ही बता चुका हूँ। सपोज करते हैं आप कोई 400 घंटे का आप कोई कोर्स करा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 400 × 49, 400 × 49, और जो भी आपके पास यहाँ पर आ रहा है वो एक बच्चे की 1 कैंडिडेट का अमाउंट है, ठीक है। समझ में आती है इतनी बात। 49 × 400, सपोज करें ये ड्यूरेशन है, 400 इज द ड्यूरेशन, ठीक है। 400 घंटे का अगर कोई कोर्स चलाते हैं और कैटेगरी 1 का चलाते हैं आप, तो 49 रुपीज़ आपको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 कैंडिडेट की जो कॉस्ट मिल जाएगी, जो आपको गवर्नमेंट से मिलने वाली है। तो ये कॉस्ट कैटेगरी है जो आपको यहाँ पर बताई गई है। इसके अलावा अगर आप जो है रेजिडेंशियल के चलाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है इन केस ऑफ ऑफशोर रेजिडेंशियल ट्रेनिंग, अगर आप रेजिडेंशियल ट्रेनिंग चलाते हैं तो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग में एक्स कैटेगरीज की जो सिटी है उसमें 375, वाई में 315, जेड कैटेगरी में 250, रूरल एरिया में 220। ये पर डे आपको एज बेस्ड अटेंडेंस बेस पर आपको ये चार्जेस मिलने वाले हैं। तो ये रेजिडेंशियल के रेट्स रहेंगे जो आपको मिलने वाले हैं। पेज नंबर 21 पर मार्क कर लीजिएगा इनको। इसके आगे हम करते हैं उत्तर प्रदेश की जो वाई कैटेगरी में जो डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं वो यहाँ पर मेंशन है। आप इन सब में से वाई कैटेगरी में से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि अच्छा से आपका पेमेंट बन सके। पेमेंट टर्म्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है हमारे पास, जो 7.1 जो यहाँ पर दी हुई है वो एक इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत मार्क कर लीजिए इसको भी। पहला इंस्टॉलमेंट जो आपको मिलने वाला है वो है 30%, दूसरा 40%, तीसरा है 30%। अब आइए जान लेते हैं कि ये कब कब आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहला 30% जो है, जैसे ही आप एग्रीमेंट साइन करते हैं तो टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट जितना भी आपका 30% वो आपको मिल जाता है। 40% हम देख लेते हैं, 40% जो है ऑन कंप्लीशन ऑफ सक्सेसफुल सर्टिफिकेशन। जैसे ही आप सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हो तो आपको यहाँ पर 40% भी मिल जाता है। 70% आपको तब मिलता है जब मतलब रिमेनिंग जो है 30%, 70% आपको मिल गया है, इन दोनों को मिला के आपका 70% हो गया है, 30% रिमेनिंग है। अगर आप 70% प्लेसमेंट करवा देते हैं आपके बच्चों का तो ये रिमेनिंग 30% भी मिल जाता है, यानी आपको पूरा 100% पेमेंट इसमें मिल जाता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर 70% प्लेसमेंट अगर आपका बच्चा अचीव कर लेता है तो आपको 100% इसमें पेमेंट मिल जाता है। तो आइए आगे चलते हैं, कुछ और भी इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद ये परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में आपको एनुअल ट्रेनिंग टारगेट्स यानी 500 जो है आपको एनुअल ट्रेनिंग टारगेट्स यहाँ पर मिलने वाला है। टारगेट फॉर प्लेसमेंट जो होगा वो 300 होगा। ट्रेंड पास असेसमेंट 300, प्लेस्ड कैंडिडेट्स 150,
परसेंटेज अचीव 60, परसेंटेज अचीव 50%। तो इस तरीके का आपका जो ट्रेनिंग का मैट्रिक्स होता है तो ये एक अच्छी परफॉर्मेंस है और आपको दोबारा यूपीएसडीएम टारगेट देने का सोच सकते हैं। यानी कि आपका यहाँ पर प्लेसमेंट भी 70% हो रहा है और ट्रेंड और पास असेसमेंट जो है वो भी 70% हो रहा है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, ये आपकी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी सिचुएशंस जो हैं वो ईजी आगे बढ़ती हैं। आगे हम देखते हैं इसमें कि किस तरीके से जो है डी इम्पैनलमेंट का लिखा है। एक आप इम्पैनल्ड हो जाते हैं और एक डी इम्पैनल्ड, यानी आप एग्रीमेंट कैसे ख़त्म होता है वो यहाँ पर कुछ परफॉर्मेंस दी हुई है कि अगर आप जो स्कोर है वो 41 to 60 से आता है तो नीड इम्प्रूवमेंट है और लेस देन 40 अगर आपका रहता है तो पुअर इसमें आप आ जाते हैं और इस केस में आपको जो है दोबारा टारगेट नहीं मिलते हैं। आगे हम देख लेते हैं इसमें अब आरएफपी जो है इसमें कुछ एज सच इतना कुछ है नहीं इसमें, और लास्ट में सिर्फ जो आपके जो एनेक्चर्स होते हैं जो हमें लगाने होते हैं वो एनेक्चर इसमें बिल्कुल आरएफपी के हम लास्ट में जाएंगे तो वो जो एनेक्चर्स हैं वो हमें बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर मिल जाएंगे। ये एनेक्चर्स यहाँ से चालू हो जाते हैं। ये एनेक्चर है लिस्ट ऑफ सेक्टर्स जितनी भी हैं, यानी जितने भी सेक्टर्स में कोर्सेज हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज में जो है कौन कौन से सेक्टर्स में कौन कौन से कितने कितने कोर्सेज अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें फाइल कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो भी एनेक्चर हैं वो यहाँ से आ जाते हैं। ये आप देख लीजिए, इसको देख सकते हैं, ये एनेक्चर्स चालू हो चुके हैं। यहाँ पर जैसे ही प्रपोजल सबमिशन आपको करना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्मेट्स आ चुके हैं। ये देख लीजिए, ये है प्रपोजल, ये कवर लेटर है। इनका आपको बस कुछ नहीं करना है, इन सारे फॉर्मेट्स को आपको भरना है, अपने लेटर हेड पर लगाना है और इसको सील साइन करके यहाँ पर भेज देना है। तो बस ये सारे के सारे आप फॉर्मेट्स देख सकते हैं। ये पावर ऑफ अटर्नी जो भी साइनिंग आपकी अथॉरिटी है उसके लिए है। यहाँ पर आपके जो पूरा पैरामीटर है ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स आ जाएगी इस वाले फॉर्म में। इसमें आपको एलिजिबिलिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या है, कौन से उसको पेज नंबर पे आपने अटैच किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा जो है आप इसमें सारे सर्टेन डॉक्यूमेंट्स जो हैं कि आपके क्या क्या अप्लाई कर रहे हैं वो सारे आपको लगाने रहेंगे। फाइनेंशियल कैपेबिलिटी बतानी है, कितना टर्नओवर है, पूरा का पूरा सी से सर्टिफाइड कराना रहेगा इसको। ये सी का सर्टिफिकेट आपको यहाँ दिया हुआ है, किस तरीके से सील साइन करवाना है उसको आपको, ठीक है। फ्यूचर प्लेसमेंट जो है लेटर हेड पर रिकरिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपको कैपेबिलिटी बतानी है, यानी आपके पास कितने कितने मतलब प्लेसमेंट टाइप है और आप कितने प्लेसमेंट जो है फ्यूचर में कर सकते हैं उसको यहाँ पर बताना है। ये सारी की सारी आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दी हुई है यहाँ पर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर आपको कितना डॉक्यूमेंट्स लगाना है उसका पूरा एक यहाँ पर अच्छे से चेकलिस्ट बनाया हुआ है। ये सेंड करने से पहले आप ये चेकलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये पूरा हो चुका है। हाँ, और बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, इन फॉर्मेट्स को आप अच्छी तरीके से एक बार देख सकते हैं और इनके बारे में आप अच्छे से समझ सकते हैं और रिसर्च करके लगा सकते हैं। अभी 10 दिन है, इतना ज़्यादा लेट नहीं हुए हैं, आप ये प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं। अगर आप ये प्रोजेक्ट के बारे में और दूसरों को बताना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर भी कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप पर शेयर भी कर सकते हैं, ताकि और जितने भी आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं जो ये प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं या उनको जानकारी नहीं है तो वो ये प्रोजेक्ट लगा सकते हैं।